यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले नीतीश जी का ऊपर जो है फोटो में दिया गया है, नीतीश लाइकली टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन टुडे। आज अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे गवर्नर को और उसके बाद नई सरकार बनाने के लिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 2-3 दिन में जो है शपथ ग्रहण फिर से ले सकते हैं सीएम के तौर पर। एनीवे, 3 वर्कर्स किल्ड, सेवरल fear trapped in यूपी क्वारी कोलैप्स। तो लखनऊ के पास जो है क्वारी कहते हैं जहाँ पत्थर तोड़ने का काम होता है, तो वहाँ कुछ गिर जाने से, पत्थर टूट कर गिर जाने से जो है कई लोगों की मौत हो गई है। एंड देन 27 लाख वर्कर्स रिमूव्ड फ्रॉम MGNREGS डेटाबेस एज सेंटर कंडक्ट्स EKYC। तो EKYC यानी इलेक्ट्रॉनिक KYC होता है। KYC इज नो योर कस्टमर, तो या नो योर क्लाइंट भी कहते हैं। तो जो मतलब है, कहने का मतलब है कि उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए लोगों के, जो कि नरेगा में अपना नाम लिखा हुआ था उनका, तो उससे 27 लाख लोगों को हटाया। नहीं कि फर्जी होंगे या एक्टिव नहीं होंगे, जो भी हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें आपको पता है जब फर्जी नाम लिख के जो है पैसा कलेक्ट किया जा रहा था उन लोगों के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। तो 27 लाख लोगों का नाम हटाया गया नरेगा से EKYC के तहत। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा न्यूज़ है टावर में। चाइनीज़ कोस्ट गार्ड शिप सेल्स थ्रू सेंकाकू। तो ये सेंकाकू जो है ये जापान का आइलैंड है, सेंकाकू और हाइकाकू या क्या नाम है। तो यहाँ अभी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है ना, सेंकाकू आइलैंड्स को लेके चाइना और जापान के बीच में। तो चाइना का कोस्ट गार्ड शिप जो है वहाँ से गुजरा है, जो कि जापान में टेंशन बढ़ा हुआ है जिसके कारण। एंड नीचे देखिए फोटोग्राफ है इलेक्शन फीवर। तो ये जो है आपका केरला का त्रिशूर में इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ का फोटो है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जनरल न्यूज़ है, हाँ, बीच में एक न्यूज़ है, चेंज इज ब्रूइंग इन बस्तर, न्यू कैफ़े टू एम्प्लॉय एक्स माओइस्ट्स। तो बस्तर में एक नया कैफ़े खुला है जिसमें जो पहले माओवादी थे, जिन्होंने अब छोड़ दिया है माओवादी, उन लोगों को काम यहाँ दिया जाएगा, रखा जाएगा। तो ये एक अच्छा एक परिवर्तन है, क्योंकि जनरली जो लोग इन सब रास्तों को छोड़ के आते हैं उनको काम वाम कोई नहीं देना चाहता है और ये बेचारे बेरोज़गार रहते हैं। तो उसके लिए उनको बसाने के लिए एक कैफ़े खोला गया है, जहाँ की कहा गया है कि जो पहले माओवाद को छोड़ चुके हैं उनको यहाँ काम दिया जाएगा। नीचे फिर नेक्स्ट लास्ट में न्यूज़ है, TN गवर्नमेंट पुशेज फॉर फास्टर एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स टू मैच इट्स इकोनॉमिक सर्ज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि तमिलनाडु का गवर्नमेंट जो है वो एयरपोर्ट्स को तेज़ी से फैलाना चाह रहा है, ताकि जो उसका एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उससे जो ज़रूरत डिमांड पैदा हो रहा है फॉर फ्लाइट्स, वो उसको हैंडल किया जा सके। जैसे देखिए अभी बिहार में भी पटना में जो एयरपोर्ट है उसको काफ़ी बड़ा बनाया गया, इम्प्रूव किया गया, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है इनकी ज़रूरत बढ़ती जाती है, ठीक है।
और ये खुद भी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये हर जगह जो है आपके एयरपोर्ट्स को इम्प्रूव किया जा रहा है। एंड देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लेफ़्ट साइड में न्यूज़ है, जो मैंने आपको एक बार कहा था, आपने यहाँ का बताया था कॉलेज का। सेकेंड न्यूज़ है साइड में लेफ्ट में, एर्नाकुलम रिकॉर्ड्स 2 लेप्टोस्पायरोसिस डेथ्स इन नवंबर। तो ये लेप्टोस्पायरोसिस जो अभी बीच में भी एक बार नाम आया था, मैंने बताया था कि हम लोग के समय पहली बार इसका हम लोग नाम सुने थे। एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी इसी लेप्टोस्पायरोसिस के कारण जो है। एनीवे, और फिर चैरियट फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? पालक्काड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, पालक्काड़ केरला में है, वहाँ हो रहा है। इधर नीचे राइट साइड में न्यूज़ है, नायडू अप्रोचेज एलजी टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले और इंडिया में एआई का पहला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए बात हो रही है। बीच में देखिए नीचे न्यूज़ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इलीगल पॉपी फील्ड्स मशीनरी इंटेंसिफाइड इन मणिपुर। तो मणिपुर में जो है पॉपी फील्ड्स, यानी पॉपी बोलते हैं, एक प्लांट होता है जिससे कि उसके फ्लावर्स और उसमें जो फ्रूट होता है उससे ओपियम बनता है, अफीम बनता है। तो पॉपी जो है वहाँ पर खेत हैं, पॉपी फील्ड्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे जुड़ा जो मशीनरी है उन सब को भी डिस्ट्रॉय किया गया। ये इलीगल जो है यहाँ ये पॉपी फील्ड्स करते हैं, ग्रो करते हैं पॉपी को, जिससे कि अफीम बना के जो है ये बेचते हैं उसको हाई रेट्स पर। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पेज पर तो ये इनका एनडीए का जीत और आरजेडी का न्यूज़ है। इसमें एक बात निकल के आ रही है, आरजेडी की जो लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, तो वो कह रही हैं कि मुझे कहा गया कि टिकट और पैसे लेके गंदा किडनी लगा दी बाप को और अब परिवार को बदनाम करना चाह रही। इस तरह का इनको करके निकाल दिया गया। पहले एक बेटा तेज प्रताप छोड़ा है, अब ये भी परिवार और पार्टी को छोड़ने का कल घोषणा कर दी कि मैं परिवार को छोड़ के जा रही हूँ।
फिर नीचे लेफ्ट साइड में न्यूज़ है, आर्मी सेट्स अप 3 न्यू गैरिसन्स नियर द स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी के पास से जो रास्ता जाता है नॉर्थ ईस्ट को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको अगर कोई ब्लॉक कर देता है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से कांटेक्ट कट ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पर जो है 3 नए गैरिसन यानी आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट वहाँ बनाया गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ 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 हाँ, वो जो एरिया है पतला सा जाता है बंगाल का, उसको चिकन स्नेक कहते हैं। तो वो जो है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही रूट है जो इधर से कांटेक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, और उसको अगर रास्ते को कोई मान लीजिए उधर से गोलाबारी करके रोक देता है, कट ऑफ कर देता है, तो फिर उधर कांटेक्ट मुश्किल हो जाता है नॉर्थ ईस्ट से। तो इस ट्रेन जाता है गुवाहाटी तक तो जाता है ट्रेन, तो वो भी उसी रास्ते से जाता है ना, तो इसीलिए वो रेलवे रूट है या रोड रूट है तो इम्पॉर्टेंट है बहुत एरिया। और चूँकि पतला इस तरह का है कि उसमें वहाँ बहुत ज़्यादा इधर उधर से कनेक्ट करना मुश्किल है, इसलिए स्ट्रेटजिक उसको बोलते हैं कि देश के इस रक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए वहाँ पर कुछ और आर्मी गैरिसन्स, क्योंकि लड़ाई के केस में वहाँ पर फिर जो है उसको कोई आसानी से कब्जा कर ले सकता है, इसलिए वहाँ पर 3 नए इस्टेब्लिशमेंट्स वहाँ बनाए गए हैं आर्मी के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर नीचे न्यूज़ है, जयशंकर कतर पीएम डिस्कस बायलेटरल कोऑपरेशन। तो हमारे देश भारत और कतर के बीच में जो है वो आपस में जो है ट्रेड कोऑपरेशन की बात चल रही है, डील चल रही है। नेक्स्ट पेज 6 पर आते हैं, तो मेन न्यूज़ है, इंडिया टू स्प्रूस अप मैकेनिज्म्स फॉर एक्सेसिंग क्लाइमेट फिनेंस। अच्छा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि स्प्रूस अप का मतलब होता है बढ़ाना, डेवलप करना, है ना, किसी चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। तो इंडिया टू स्प्रूस अप मैकेनिज्म्स फॉर एक्सेसिंग क्लाइमेट फिनेंस। देखिए क्लाइमेट फिनेंस क्या है, क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो पैसा है। तो जैसे वर्ल्ड में जो है यूनाइटेड नेशन के तहत में क्लाइमेट चेंज की इतने सालों से मीटिंग चली आ रही है, तो उसमें तय हुआ था कार्बन क्रेडिट्स और कई सारी चीज़ें कि जो एनवायरनमेंट को, मतलब मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट को पल्यूट करेगा उसको पल्यूट करने का हर्जाना भरना पड़ेगा, और जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा उसको और हरा भरा बनाए रखेगा या उसको इम्प्रूव करेगा उसको पैसा दिया जाएगा उनके द्वारा जो पल्यूट कर रहे हैं। ये समझ गए? तो एज ए प्रिंसिपल तय किया गया कि जो एनवायरनमेंट को गंदा करेगा उसको कुछ उसका दंड हर्जाना भरना, फाइन भरना पड़ेगा, और जो उसको साफ रखेगा उसको वो पैसा दिया जाएगा। तो इस तरह से कार्बन क्रेडिट्स का कंसेप्ट आया क्योटो प्रोटोकॉल में 2011 में। तो कार्बन क्रेडिट्स, तो ये कार्बन क्रेडिट क्या है कि जैसे हम अकाउंट खोलते हैं बैंक में, ठीक है, तो वैसे ही ये एक अकाउंट की तरह है। उसमें आप जितना अपना कार्बन क्रेडिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, और उसको स्मोक यानी जो भी ये सब पोल्यूटेंट्स होते हैं, धुआं, जिसको हम ये कहते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
जो भी एग्जॉस्ट से निकलता है, इसको क्या एक वर्ड कहते हैं, खैर एक मिनट, क्या वर्ड इसको कहते हैं, धुआं निकलता है उसको क्या कहते हैं, एमिशंस, ठीक है, कार्बन एमिशंस। तो जो भी एमिशंस को कम करेगा, तो एमिशंस में क्या है, धुआं वगैरह निकलता है गाड़ी से या आप आग जलाते हैं जो भी है, तो उन एमिशंस को कम करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया और उसको कहा गया 1 कार्बन क्रेडिट, ठीक है ना, कि अगर इतना धुआं का एमिशंस को कम करेगा तो उसको 1 यूनिट माना जाएगा, समझ गए। तो उस हिसाब से किया गया, फिक्स किया गया कि जो इतना जो धुआं एमिशंस है उसको कम करेगा तो उसको इतना कार्बन क्रेडिट के हिसाब से उतना उसको पैसा मिल जाएगा। तो कार्बन क्रेडिट एक तरह से मतलब है आप जितना धुआं कम कर रहे हैं उतना कार्बन क्रेडिट आपके खाते में जमा होते जा रहा है, समझ रहे हैं ना, और उसको आप जब चाहें पैसे के रूप में आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो कार्बन एमिशंस पर ही ये एक तरह से डील हो गया कि जो जितना एमिशन करेगा उसको उसका यूनिट, जितना धुआं उसने पैदा किया होगा उसके हिसाब से, एमिशंस के हिसाब से उसको फाइन भरना पड़ेगा, और जो उसको साफ रखेगा उसको वो पैसा चला जाएगा यूनिट वाइज। अब इसके लिए कई तरीके बनाए गए। पहला तरीका बनाया गया कि जैसे आप अपने एमिशंस को कट ऑफ करते हैं, ठीक है, आप अपने एमिशंस को कट ऑफ करते हैं। मान लीजिए आप अपने यहाँ बेहतर टेक्नोलॉजी लगाते हैं, बेहतर फ्यूल को आप और साफ़ करके सप्लाई करते हैं, जिससे कि आपका एमिशंस का जो है वो एमिशंस कम हो रहा है पहले के बजाय। मान लीजिए आप अपने रिफाइनरीज में इस तरह का डिवाइस लगाते हैं जो धुआं को कम करता है बाहर निकलने से, है ना, गाड़ियों में आप ऐसा कुछ करते हैं व्यवस्था कि जिससे वो कम धुआं दे, या ऐसी चीज़, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। जैसे एक मिनट में बताता हूँ आपको, एक मिनट में होल्ड पर रहेंगे।
हाँ हेलो। देखिए, हर सवाल का जवाब हर सवाल में ही छुपा होता है। आपने कहा कि सर पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं, एमिशंस को कम कैसे कर सकते हैं। एमिशन निकलता कैसे है? देखिए, एमिशंस का मतलब हो गया क्या? आप जानते हैं कोई भी चीज़ जब जलती है, कंबशन होता है, बर्निंग होता है, तो उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब अगर पूरी तरह अच्छे से जला तब तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा खाली, और अगर अच्छे से नहीं जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकता है या और गैसेज भी निकल सकती हैं, अगर उसमें इस तरह का कंटेंट है। तो हम क्या करते हैं कि एक जहाँ बर्निंग हो रहा है, जहाँ कंबशन हो रहा है, उसको अच्छे से कंबशन करें, ताकि प्रॉपर कंबशन होगा तो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। तो उसके लिए हम जहाँ भी बर्निंग होता है, कंबशन होता है, उसका मैकेनिज्म को इम्प्रूव करते हैं, तरीके को इम्प्रूव करते हैं, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो। जैसे एक मोदी ने क्या काम किया, ट्रेडिशनल चूल्हों को सब जगह बंद करवा दिया, गैस सप्लाई कर दिया। तो गैस, एलपीजी गैस कनेक्शन सप्लाई कर दिया। जो लोग पुराने चूल्हे इस्तेमाल करते थे मिट्टी के, लकड़ी जला के या केरोसिन वगैरह के, तो उसमें ज़्यादा धुआं निकलता था। उसकी जगह इन्होंने एलपीजी के गैस कनेक्शन दे दिए। एलपीजी बहुत कम, बहुत इफिशिएंटली जलता है, प्रोड्यूसिंग लीस्ट गैसेज। एक ये तरीका हुआ। क्या इन्होंने एक साल स्कीम चलाई थी, जितने महिलाएं थे उनको एलपीजी कनेक्शन दिया गया था जहाँ नहीं है। तो ये हुआ पहले कि फ्यूल इफिशियंसी बढ़ाना, ठीक है ना, कि जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं लोग, लकड़ियाँ जला रहे हैं, उनको कहना नहीं आप गैस का यूज़ करिए। कोयला जला रहे हैं, उनको कहना कि नहीं गैस का यूज़ करिए। हर जगह देखिए, शहरों में अब पाइप से गैस सप्लाई किया जा रहा है। पटना में भी, दिल्ली में तो बहुत पहले से हम लोग थे तभी करते थे। पाइपलाइंस बिछाई गई, सब जगह गैस को जो है पाइप से सप्लाई किया जा रहा है घरों में। तो उससे क्या है कि गैस का कंजम्पशन बढ़ रहा है। जब गैस का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन कम होगा। आप जानते हैं कि कोई भी सॉलिड जलता है तो वो ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है बजाय कोई लिक्विड या गैस के। तो फ्यूल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना। दूसरी बात है, देखिए पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है। सबसे बड़ा पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, आपको पूछा गया था। तो सबसे बड़ा पॉल्यूशन का सोर्स है जो स्मोक निकलता है गाड़ियों से। इतनी गाड़ियाँ आज हो गई हैं हर जगह, तो गाड़ियों से निकलने वाला स्मोक, गाड़ियों से धुआं कब निकलता है? या तो मेंटेन नहीं हो गाड़ी, या उसमें फ्यूल साफ नहीं है। उसके लिए क्या किया गया कि फ्यूल को जो है और बेहतर उसका रिफाइनिंग किया जा रहा है, ताकि क्लीनर फ्यूल अवेलेबल हो पेट्रोलियम पंप्स में। साथ ही एथेनॉल का उसको बढ़ाया गया यूज़ को, ग्रीन फ्यूल के नाम पर, पोल्यूशन कम हो। ठीक है, तो हम जो है बेटर क्लीनर फ्यूल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जो रिफाइंड है, बेहतर रिफाइंड है। ज़्यादा साफ होंगी तो उससे गंदगी कम निकलेगी, जलेगी कम। या जो टेक्नोलॉजी है इंजन की, आप देखते होंगे गाड़ी में भारत 4, भारत 5 ये लिखा रहता है। उससे पहले यूरो स्टैंडर्ड आए थे। यूरो जब 2000 था तब यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 नॉर्म्स आए थे जो यूरोप में चलते थे। उसके बाद हमने अपने कंट्री के हिसाब से नॉर्म्स बनाए थे, तो उसको भारत 1, भारत 2 नाम दिया। वो इंजन जो बन रहे हैं गाड़ियों के,
वो और इस तरह से बेहतर बन रहे हैं ताकि वो बिल्कुल फ्यूल को बेहतर इफिशियंसी से जलाएं जिससे धुआं कम से कम पैदा हो। जैसे हमारा स्कूटी जो नया आप देखते हैं दैट इज़ BS6, भारत स्टेज 6। अभी BS6 की गाड़ियाँ आ रही हैं नहीं, वो लेटेस्ट एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करती हैं। बहुत नाम मात्र का उससे धुआं निकलता है, आपको नज़र नहीं आएगा कभी धुआं इन गाड़ियों से, नई गाड़ियों से। और जो हमारा पुराना ड्यूएट जो है आपका वो मॉडल, वो है BS3 है। तो देखिए BS3 और BS6 अभी लेटेस्ट गाड़ियाँ BS6। तो इंजन्स में भी उसका क्वालिटी इंप्रूव किया जा रहा है जिससे वो बर्निंग बेहतर से बेहतर करे और धुआं कम से कम पैदा करे। तो पहला चीज़ हो गया फ्यूल टेक्नोलॉजी। फ्यूल बर्निंग को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे वो क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स इम्प्रूव कर रहे हैं या क्वालिटी ऑफ उसका जो बर्निंग मैकेनिज्म है, इंजन हो या गैस, जैसे स्टोव्स जिसमें हम जलाते हैं, तो बेहतर स्टोव सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि उसमें गैस भी जले तो कम से कम धुआं पैदा करे। तो घरों का डोमेस्टिक का इलाज हो गया, हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, हर जगह LPG सप्लाई कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स का यूज़ कम हो गया है, जैसे वुड, पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ियाँ का जलाते हैं लोग, जहाँ कोयला मिलता है कोयला जलाते हैं, तो इनका इस्तेमाल कम करना और क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, जैसे LPG और स्टोव्स का यूज़ करना, गैस स्टोव का यूज़ करना। डोमेस्टिक में ये हो गया। कमर्शियल में हो गया कि गाड़ियों का हम इंजन इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको बेहतर क्लीनर फ्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पैदा किए जा रहे हैं, जैसे बायोडीजल, इथेनॉल, इन सब का यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद स्मोक कहाँ से पैदा होता है? धुआं फैक्ट्रीज से। तो फैक्ट्रीज में जो है हम क्या कर रहे हैं, वहाँ भी हम यही कह रहे हैं कि देखिए आप अपना धुआं को कम कीजिए। उसके लिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स आते हैं डिवाइस। कैटालिटिक कन्वर्टर्स को चिमनीज में लगाया जाता है, जो फैक्ट्रीज की चिमनी होती है। तो वो क्या करता है कि जो फ्री कार्बन पार्टिकल्स होते हैं स्मोक में, जिसके कारण स्मोक का रंग बिल्कुल डीप ब्लैक हो जाता है, उसको वो कैप्चर कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता है, सिर्फ क्लीन स्मोक को बाहर जाने देता है। तो आपको काला धुआं की जगह बिल्कुल क्लीन कलरलेस स्मोक दिखता है। तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाने से मिनिमम पोल्यूशन होता है। या उनको भी कहा जा रहा है कि आप भी बेहतर फ्यूल्स को अडॉप्ट कीजिए। जैसे पहले कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते थे जिसमें कोयला जला के यूज़ किया जाता था, पैदा किया जाता था बिजली, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स, या जहाँ फैक्ट्रीज में कोयले को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जगह उनको कहा गया कि आप डीजल का यूज़ कीजिए, डीजल बेस्ड पावर प्लांट्स बने। तो वो भी थर्मल, लेकिन वो कोयले से कम, बहुत कम धुआं पैदा करते हैं। या फैक्ट्रीज में जो है फ्यूल की जगह, कोयले की जगह डीजल। अब क्या आ गया, अब है हम डीजल से भी आगे बढ़ गए, अब हम गैस बेस्ड पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें गैस जला के हम पावर पैदा करते हैं। जो फैक्ट्रीज है उनको कहा जा रहा है कि आप अपना जो फर्नेस है उसको गैस बेस्ड बनाइए। और अब इलेक्ट्रिक इंजन्स, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है ताकि और कम, अभी क्या है ईवी को प्रमोट किया जा रहा है और कम करें एमिशंस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसमें जलने का कोई बात ही नहीं है, फ्यूल जलना ही नहीं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। तो आजकल इसलिए ईवी को प्रमोट किया जा रहा है। हर चीज़ में देखिए ईवी आ गया है, कार आ गया है, बाइक्स आ गए हैं, स्कूटी आ गए हैं, ई रिक्शा आ गए हैं। या
फ्यूल्स में भी सीएनजी बेस्ड आ गया है, ऑटोज गाड़ियाँ सब सीएनजी बेस्ड आ गए हैं। तो ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम हमारा एमिशंस हो। तो जब हम ये एमिशंस को कम कर रहे हैं, एक तरीका ये हुआ, मैंने आपको समझा दिया बहुत सारे ऑप्शन कैसे। मेजर सोर्स क्या है पोल्यूशन के, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स बाय ऑटोमोबाइल्स, और फिर उसके बाद फैक्ट्रीज, देन डोमेस्टिक। तो इन सब को मैंने बता दिया कि बेटर फ्यूल्स, बेटर कंबस्शन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ करना, और फिर हम डोमेस्टिक या इस सब के लिए ऐसे मेजर्स कानून बना रहे हैं। जैसे लोग खेतों में जला देते हैं पराली, वो भी इसीलिए कम किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन कम से कम हो, धुआं कम से कम हो। हमने अभी लॉज बना दिए टाइट, आप अगर कहीं कचरा जलाते हैं आपको फाइन लग जाएगा। घरों के लिए कचरा जला, घर डोमेस्टिक जो है लोग घरों में, वो सब अगर पकड़ा जाता है आपको कचरा जलाते हो बाहर, तो आपको 5,000 रुपया फाइन है। और कमर्शियल कोई फैक्ट्री या कंपनी वगैरह है, मार्केट वगैरह है, वो सब जलाने पर और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसा है फाइन। तो इस तरह के इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं कड़े, ताकि लोग अब वो जलाने का, ओपन में जो है लोग क्या करते थे, कचरा जला देते थे। उसकी जगह कहा जा रहा है कि आप उसको कहीं मिट्टी में दबा दीजिए, वो कल को कंपोस्ट हो जाएगा, खाद बन जाएगा या मिट्टी में मिल जाएगा। तो पराली ऐसे ही कहा जा रहा है कि खेतों में वो हो जाता है, कटाई के बाद उसको जलाइए नहीं, उसी को दबा दीजिए ट्रैक्टर चला के मिट्टी में, वो खाद बन जाएगा। तो कानून बना के भी हम इस तरह के उससे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेहनत नहीं कोई करना चाहता है ना, अब वो देखता है कि अब फिर से हमको उसमें बुआई करना है, कैसे करें, जला दें। सर आसान है ना, एक जगह जला दिए फैल जाएगा पूरा। तो ये नहीं समझता है कि कितना उससे धुआं हम पैदा कर रहे हैं, उससे क्या, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको लग रहा है धुआं तो चला जा रहा है। धुआं जाएगा कहाँ, आखिर इसी धरती इसी जगह पर रहेगा ना। तो वो धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और फिर सब बीमारी का शिकार हो रहा है। तो हाँ नहीं, डेंजर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे धुआं पैदा होता है, क्योंकि वो एक तो पूरा ड्राई नहीं रहता है ना, दूसरा बात है जलता नहीं है ठीक से, तो वो धुआं ज़्यादा करता है, जलता कम है। कुछ ही दिन के बाद किया जा सकता है, लेकिन बात है कि मिट्टी में दबाने में थोड़ा मेहनत लगेगा। अब या तो आप मैनुअली कीजिए या ट्रैक्टर वगैरह से कीजिए, तो थोड़ा बहुत खर्च आएगा उसमें, तो कोई पैसा नहीं निकालना चाहता है, बात ये है। हाँ हम समझ वही कह रहे हैं कि मजबूरी है, लेकिन उसको थोड़ा तो समझना पड़ेगा ना, मजबूरी तो सभी के साथ है, नहीं तो फिर आप ही कल बीमार होइएगा। भाई बीमारी भी तो आप ही को कल झेलना है, या आप ही के लिए तो कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है। जैसे देखिए कहा जाता है कोई भी चीज़ कि साफ़ सफाई रखिए, तो साफ़ सफाई रखने में मेहनत तो पड़ती ही है, अपने आप तो नहीं हो जाता है कि भगवान ऊपर से झाड़ू भेज दिए सब साफ़ कर दो। भाई साफ़ सफाई करने में मेहनत, लेकिन किस लिए करता है आदमी मेहनत, ताकि हम कल को बीमारी से बचे रहें। नहीं तो अपने ही बीमारी के शिकार होइएगा। वैसे ही यहाँ भी समझाया जा रहा है किसानों को कि आप ही सबकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है, कि आपका माहौल साफ़ रहेगा, कल को आप ही सब कुछ आपको बेहतर रहेगा, आप बीमार नहीं होइएगा, अच्छा हवा रहेगा, पोल्यूशन कम रहेगा, मिट्टी में ऊपर सब कुछ अच्छा रहेगा अगर नेचर अच्छा रहेगा तो। लेकिन तुरंत अफेक्ट उसका नहीं दिखता है कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, जला दो। पढ़ा लिखा नहीं है आदमी, जला देता, आग लगा देता है। तो ये हो गया कुछ, जैसे मैंने आपको देखिए जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको मेजर्स बताया कि कैसे हम, मैंने बताया कि इंजन्स का इम्प्रूवमेंट किया गया है ना, नए नए स्टैंडर्ड्स बनाए गए, उस पर उस हिसाब से इंजन। अभी देखिए जैसे अभी क्या किया गया, कानून बना दिया गया कि अब जैसे पहले दिल्ली में था, अब पटना वगैरह में भी कर दिया कि पुराना 15 साल से पुराना गाड़ी नहीं है चलाएगा, गाड़ी डीजल गाड़ियों को बैन किया जा रहा है। और इंजन्स का जो है, लोग पुरानी गाड़ियों को बिना मेंटेनेंस के चलाते रहते हैं। अक्सर मैं जाता हूँ सड़कों पर, देखता हूँ कोई धुआं इतना दे रही गाड़ी, लगता है कि उसका जो है क्या करें उसका जो है। तो लोग मेंटेन नहीं करते हैं और फिर उन गाड़ियों को चलाते रहते हैं, तो अपने साथ साथ सबके लिए हेल्थ रिस्क पैदा कर रहे हैं। तो उसके लिए कानून बनाया जा रहा है कि भाई गाड़ियों को ऑब्सोलीट किया जाए, कि अब ये गाड़ियाँ नहीं चलेंगी सड़क पर पुरानी हो जाने पर।
तो इस तरह से कानून बना के टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस मैंने बताया कि नए स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं कि BS3, 4, 5, 6। अब जैसे देखिए मैं आपको सीधा बताऊं, जैसे हमारा ड्यूएट है और होंडा एक्टिवा दोनों हैं। ड्यूएट का जो हम पोल्यूशन कराते हैं तो वो उसका जो सर्टिफिकेट है सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है, जबकि होंडा का जो है वो एक बार कराने से वो साल भर के लिए वैलिड होता है। ठीक है ना। तो ये क्वालिटी का फ़र्क है कि ये 6 महीना पर जो पहले होता था पहले का इंजन, अब वो साल भर के लिए हो जाता है, यानी साल भर तक वो होता है गारंटीड कि पोल्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो BS6 इंजन है और पहले का BS3 इंजन है। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको बताया कि बेटर इंजन्स, बेटर फ्यूल्स, क्लीनर फ्यूल्स, बेटर टेक्नोलॉजी। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं कि फ्यूल्स भी हम चेंज कर रहे हैं। पहले जो फ्यूल्स था उसकी जगह हम बेहतर उसका जो है फ्यूल का जो है ऑक्टेन रेटिंग होता है, ऑक्टेन या सीटेन रेटिंग, जो बताता है कि फ्यूल कितना उससे वो जलने पर कितना फोर्स पैदा करेगा, यानी एक तरह से उसको सिंपल में कहिए कि कितना माइलेज देगा, कितना वो पिकअप देगा गाड़ी को। तो वो जो है जितना बेहतर उसका ऑक्टेन रेटिंग होता है फ्यूल्स का, उतना ज़्यादा पिकअप। अभी देखिए कुछ आता है स्पीड पेट्रोल, एक आता है स्पीड, या अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम है, उसको आप भरवाने से क्या है पिकअप बहुत ज़्यादा देता है गाड़ियों में, क्योंकि उसका ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा हाई होता है। तो फ्यूल्स को भी हम अब नए क्या CNG बेस्ड फ्यूल ले आए हैं या अब इलेक्ट्रिक ले आए हैं, तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो डोमेस्टिक में उसी तरह जो पहले ट्रेडिशनल चूल्हे थे उसकी जगह मॉडर्न चूल्हे आ गए, नए नए तरह के स्टोव आ रहे हैं, गैस बेस्ड स्टोव आ रहे हैं जो और बेहतर ढंग से फ्यूल को जलाते हैं। और उसके बाद फिर हमने कहा कि कानून बना के हम ऐसे जो है रोक रहे हैं उसको, चाहे वो घरों में हो। जैसे पोल्यूशन अब आपका है, पोल्यूशन का टाइट बिल्कुल होता है, पोल्यूशन आपका जो है आपके गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह सब ऑनलाइन जो है उसका चेक, जहाँ ट्रैफिक में जाएगा वो अपना मशीन से देख लेता है कि आपका पोल्यूशन, नहीं तो उसमें है 1000 रुपया फाइन, 5000 रुपया फाइन गाड़ी के हिसाब से। तो पोल्यूशन लोग अब जो है चेक करा रहे हैं। तो पोल्यूशन चेक कराने का मतलब है कि भाई गाड़ी आपका मेंटेन्ड है कि नहीं प्रॉपर, ऐसा तो नहीं कि धुआं दे रही है। कानून बना के गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है एक समय के बाद। फैक्ट्रियों के लिए किया जा रहा है कि आप जो है उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाइए चिमनीज़ को, या अपना फ्यूल्स को इम्प्रूव करिए ताकि आपका कम से कम पोल्यूशन, नहीं तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, लाइसेंस रोक दिया जाएगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि नई टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक बेस्ड। आज हम सब चीज़ क्या है इलेक्ट्रिक बेस्ड ला रहे हैं, इंजन्स ला रहे हैं, है ना, गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या घरों में भी जैसे अब हम एक इलेक्ट्रिक स्टोव रखे हुए हैं जिसमें तो वो क्या है कोई धुआं नहीं, है ना, अपना बस गर्म किए, इलेक्ट्रिक उसे गर्म हो रहा है, उस पर खाना। अब हमारे यहाँ सब चीज़ अभी आई, जब हम इंग्लिश फिल्मों में देखते हैं 50-100 साल से वहाँ इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ होता है, घरों में सब उनका जो चूल्हा होता है इलेक्ट्रिक बेस्ड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी वो बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है। उसके बाद फिर हम कहें कि जैसे ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि जो हम पावर प्लांट जिससे एनर्जी जनरेट करते हैं, तो पहले हम एक तो है हमारा हाइडल पावर, हाइड्रो। तो जो हाइड्रो पावर होता है वो तो है कि बिल्कुल पोल्यूशन फ्री, क्योंकि उसमें पानी गिरता है, टरबाइन रोटेट होता है, उससे बिजली पैदा होती है। लेकिन वो हर जगह जहाँ वैसा सिचुएशन होगा, वैसी नदी होगी, वैसा पानी होगा, वहीं हो सकता है। थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स बने। थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स में क्या हम कोल जलाते थे, कोयला जलाते थे और उससे बिजली पैदा करते थे, लेकिन कोयला जलने में उससे बहुत पोल्यूशन होता था। वहाँ हमने इम्प्रूव किया, डीजल लाया, डीजल के बाद लाया गैस बेस्ड लाया। अब जो है हम गैस बेस्ड पावर प्लांट्स, और उससे भी हमने देखा कि जलाना क्यों, फिर हमने मॉडर्न लाया कि हम ला रहे हैं जैसे न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स। तो उससे क्या है कि वो बिल्कुल ही पोल्यूशन नहीं है, या और हम नए तरह के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, विंड एनर्जी। आज सोलर एनर्जी को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, कहा जा रहा है, स्कीम है घरों में कि सोलर लगाइए, सोलर पैनल लगाइए, जिससे कि एनर्जी, अब जैसे मान लीजिए आप आज बिजली का भी यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो बिजली आ रही है आपके कोल बेस्ड पावर प्लांट से, थर्मल से आ रहा है, तो वो क्या है, वो भी पोल्यूशन तो हो ही रहा है उसमें। लेकिन अगर आप सोलर से यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, सूरज से आया और वो हमारा जो है
गर्मी से लाइट बन गया, बिजली बन गया। तो सोलर को इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कम से कम पोल्यूशन हो। ठीक है, तो हम लोग अब सोलर की तरफ स्विच कर रहे हैं। देखिए बहुत जगह अब सोलर जो है लग गया है, और विंड एनर्जी का जहाँ विंड है अवेलेबल वहाँ विंड एनर्जी यूज़ किया जा रहा है। जहाँ जियोथर्मल यानी ज़मीन से निकलने वाली गर्मी, तो उसका भी यूज़ किया जा रहा है कई जगह। अब हाइड्रोजन और फ्यूल सेल्स की बात की जा रही है कि हाइड्रोजन बेस्ड इंजन्स, जहाँ हम हाइड्रोजन को बर्न करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जब जलता है, हाइड्रोजन ही एकमात्र फ्यूल है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन है नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन है। बाकी सभी चीज़ों में कार्बन है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो जलता है तो H2O बनता है, खाली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बर्न्स टू कम फॉर्म H2O, पानी बनता है। तो उसमें कोई कार्बन नहीं, कोई कार्बन, तो इसलिए हाइड्रोजन बेस्ड। लेकिन हाइड्रोजन में एक साथ दिक्कत क्या है कि हाइड्रोजन बहुत एक्सप्लोसिव होता है, तुरंत वो बिल्कुल मतलब एक्सप्लोड कर सकता है, बहुत इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो इसलिए उसका सेफ्टी वगैरह वो डेवलप किया जा रहा है, रिसर्च हो रहा है कि कैसे हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह, जैसे आज हम CNG का यूज़ कर रहे हैं, वैसे हम हाइड्रोजन बेस्ड इंजन्स बना सकते हैं क्या, उसका सेफ्टी डेवलप किया जा रहा है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सब आ चुका है। फ्यूल सेल्स की बात चल रही है, एक नया वो फॉर्म होता है एनर्जी का, और उसको भी फ्यूल सेल्स कहते हैं। या यहाँ जैसे हम एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग बिहार में प्रमोट कर रहे हैं, शुगर से हम एथेनॉल जो है जो शुगर केन है उससे हम जो निकालते हैं, तो उससे हम एथेनॉल बनाने की, क्योंकि एथेनॉल को उससे हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकें, वो क्लीनर फ्यूल होता है बहुत चीज़ों की अपेक्षा। लेकिन ये कि उसका माइलेज थोड़ा सा कम होता है कन्वेंशनल पेट्रोल से, तो उसको भी हम थोड़ा थोड़ा 10% मिक्स करके बेच रहे हैं, या बायोडीज़ल या इस तरह के और जो है फ्यूल्स। तो एक तो ये हो गया, मैंने आपको कई सारे तरीके बताए, टेक्नोलॉजी बेस्ड, फ्यूल बेस्ड, लॉ बेस्ड ऑप्शंस की, जैसे पराली जलाना बैन किया गया है, कचरा जलाना बैन किया गया है ना, ये सब कानून बना के। और ये तो हुआ कि हम जहाँ पोल्यूशन को हम कम कर रहे हैं, जहाँ हमारा ध्यान एमिशंस पर है। दूसरा तरीका है कि हम, आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दूसरा तरीका है कि आप पेड़ पौधे लगाइए, फॉरेस्ट्स लगाइए, हर जगह पेड़ पौधे लगाइए। तो अब देखिए सरकार उसको बहुत सी स्कीमों के तहत जो है लागू कर रही है कि पेड़ लगाइए। उसके लिए जो है कभी स्कूलों में स्कीम चलाया, इस बार बिहार सरकार ने बहुत कड़ाई से स्कीम चलाया कि बच्चों को ये सिखाया गया कि अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर कम से कम हर बच्चा अपने घर में एक पेड़ लगाए। सड़कों पर पेड़ लगाए जाते हैं, डिवाइडर्स पर पेड़ लगाए जाते हैं, जहाँ ग्रीन एरियाज़ हैं, जहाँ या होटल्स वगैरह, सबके लिए कानून है कि आप अगर कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको आसपास में इतना पेड़ लगाने होंगे, मेंटेन करना होगा, खाली लगा के भूल नहीं जाना है बल्कि उसको मेंटेन करना होगा। तो इससे ग्रीन एरिया बढ़ाने की कोशिश हो रही है कानून के तहत, क्योंकि जितना पेड़ पौधे बढ़ेंगे उतना हमारा, समझिए कि एक तरह से फिल्टर है वो, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके ऑक्सीजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे आप जितना ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतना आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका। तो उसके लिए भी जो है एक मैकेनिज्म बनाया गया कि जो जितना पेड़ पौधा लगाएगा उसको उतना एरिया के हिसाब से पैसा दिया जाएगा पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो पेड़ पौधे लगाने के भी पैसा तय कर दिया गया कि एक पेड़ लगाने का इतना, एक पौधा लगाने का इतना पैसा। ये भी किसानों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत से लोगों के लिए, कि आप पेड़ पौधे लगाइए और उससे सरकार से पैसा लीजिए जो है। तो उससे ग्रीन एरिया बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारा जितने पौधे बढ़ेंगे, ग्रीन एरिया बढ़ेगा हमारा, तो वो पॉल्यूशन को कम करेंगे। उसके लिए भी पैसे जो है का मैकेनिज्म बनाया गया, उसको कहा गया काम्पा, CAMPA, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम करके कुछ है नाम उसका, कि जितना पेड़ पौधे लगाएंगे, ग्रीन एरियाज बनाया जाएगा, उतना उस हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली वो पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, ग्रीन एरियाज, ये फिल्टर का काम करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ये दूसरा मैकेनिज्म है। तो ये सब जो है, ये जो पैसे जो हैं
का मैकेनिज्म बनाया गया कि अगर आप पोल्यूशन कम करते हैं तो उसके लिए आपको कार्बन क्रेडिट के हिसाब से पैसा मिलेगा, अगर आप पोल्यूशन करते हैं तो आपको पैसा देना होगा, फाइन भरना होगा पोल्यूशन। मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मेरी मजबूरी है क्योंकि हम फैक्ट्री है, फैक्ट्री हमको चलाना ही है तो हमको तो पोल्यूशन होगा ही, गाड़ी चलाना है तो पोल्यूशन होगा ही, लेकिन ठीक है हम उसके लिए हम अपना एक जिम्मेवारी समझते हैं और उसके लिए हम अपना फाइन भरने के लिए तैयार हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को यही कहा गया कि भाई देखिए आप पोल्यूशन कम करने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप जो है अपना फैक्ट्री कम कीजिए, वो पोल्यूशन कम कीजिए, तो आप कह रहे हैं कि भाई मेरी मजबूरी है, हम कैसे फैक्ट्री बंद कर दें, तो आप उसके लिए फ़ाइन भरिए। तो अल्टीमेटली उनको राज़ी किया गया इसके लिए कि आप जितना पोल्यूशन करिएगा जो एक्सेप्टेड है उससे ज़्यादा, तो आपको उसके लिए फ़ाइन देना होगा। एक और चीज़ इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप, जब वर्ल्ड लेवल पर मीटिंग चल रहा था तो डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में ये सब डिस्प्यूट चल रहे थे। डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग को कहते हैं कि आप पेड़ मत काटिए। आप अक्सर फोटो देखते हैं कि अमेजन में आग लगा हुआ है, कहाँ कहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आप पेड़ मत काटिए, जंगल मत काटिए, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री कहता है क्यों, डेवलप होने का अधिकार आप ही को है, हमको नहीं है, हम अपने आप को डेवलप नहीं करें, हम अपने यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएं। तो वो कहते हैं डेवलप कंट्री को कि भाई आप ही कम करिए, सब तो आप ही का पैदा किया हुआ धुआं है, आज तक आप ही लोग फैक्ट्री बनाए, आप ही लोग धुआं पैदा किया और उससे पोल्यूशन बढ़ गया। तो इसीलिए आपस में तय हुआ इस तरह का कि ठीक है भाई जो धुआं पैदा करेगा वो उसका हर्जाना भरेगा, फाइन भरेगा, जो धुआं नहीं करेगा या कम करेगा उसको उसका पैसा दिया जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ये भी कहा उनसे कि देखिए आप, हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो पुराना है, हमारी गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास फ्यूल को रिफाइन करने का टेक्नोलॉजी है या जो इंजन्स को बनाने का टेक्नोलॉजी है वो उतना डेवलप नहीं जिससे हमारा पोल्यूशन होता है, तो आप हमें बेहतर टेक्नोलॉजी दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उससे हम बेहतर इंजन्स बनाएंगे। तो उसके लिए भी वो तैयार नहीं हो कि नहीं हम फ्री में कैसे दे दें आपको। तो ये फाइनली तय हुआ, ये सब बहुत बातचीत होने के बाद ये कार्बन क्रेडिट वाला मैकेनिज्म तय किया गया कि पोल्यूटर पेज, इसको कहते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जो पोल्यूटर है उसको पे करना होगा। आप गाड़ी चलाते हैं, आपका पोल्यूशन जो नहीं है, आपका पोल्यूशन कर रहा है गाड़ी, तो आपको फाइन भरना होगा। जो इंडस्ट्री चला रहा है, अगर उसकी इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है तो उसको उसके लिए फाइन भरना होगा। तो इसको कहते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जो पोल्यूटर है उसको पे करना होगा, और किसको, जो कम कर रहा है पोल्यूशन को, जो बचा रहा है उसको वो पैसा जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं हम, ये पूरा जो मैंने आपको बातें समझाई पोल्यूशन से जुड़ा हुआ, इसी को कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस, कि आप क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो पैसा है। तो यहाँ अब देखिए मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड दे दिया, समझा दिया तरीके वगैरह कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, कैसे किया जा रहा है, ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजीज़ के मदद से, कानूनों की मदद से, पेड़ पौधे लगा के, अल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज़ करके, ठीक है, तो ये सब करके जो है एमिशंस को अपने कम किया जा रहा है, कार्बन एमिशंस को। अब यहाँ देखिए क्या है हेडलाइन न्यूज़ में हमारा, कि इंडिया टू स्प्रूस अप मैकेनिज्म्स फॉर एक्सेसिंग क्लाइमेट फिनेंस, यानी इंडिया जो है, भारत सरकार क्या करने जा रही है कि ऐसे मैकेनिज्म्स को और इम्प्रूव करने जा रही है, तेज़ी लाने जा रही है, जिससे कि हम क्लाइमेट के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब हम ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें और ज़्यादा पैसा मिलेगा, हम अपने धुआं को, पोल्यूशन को कम करेंगे तो हमें डेवलप्ड कंट्री से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यही इसमें आपको आर्टिकल में दिया जा रहा होगा। देखिए नीचे क्या लिखा है उसके हेडलाइन के, अ न्यू कंट्री प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इंडिया टैप ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट, तो एक फंड बनाया गया जिसमें सारा पैसा जाता है, उसको कहते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, यानी क्लाइमेट को जो ग्रीन बनाए उसके लिए फंड जो है बनाया गया, उसमें सारा पैसा, यानी कि जो फाइन जमा होता है, चाहे वो अलग डेवलप्ड कंट्रीज से लिया जाए या हम लोग गाड़ी चलाने वाले फाइन भरें
या इंडस्ट्री वाले फाइन भरें, होटल वाले मान लीजिए पेड़ पौधे नहीं मेंटेन करते हैं तो उनको भी फाइन किया जाता है। ये सारा पैसा उस ग्रीन क्लाइमेट फंड में जाता है और वो उससे फिर जो है जहाँ जो करने वाला रहता है पोल्यूशन कम, उसको वो पैसा वहाँ से दिया जाता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अ न्यू कंट्री प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प, यानी पूरे देश में किस तरह का माहौल बनाया जाए, टू हेल्प इंडिया टैप, यानी टैप मतलब उसको हम ले सकें, ग्रीन क्लाइमेट फंड रिसोर्सेज। ग्रीन क्लाइमेट फंड में जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ले सकें, यूज कर सकें मोर इजीली और आसानी से। द फंड हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स डिसबर्सल प्रोसीजर्स एंड लैक ऑफ टेक्निकल क्या है सपोर्ट टू अवेल इट। तो डेवलपिंग कंट्रीज का शिकायत है कि भाई इसके लिए जो प्रोसेस है पूरा पैसा देने का, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, उसको और आसान किया जाए, आसानी से इसका तय किया जा सके कि भाई किसने कितना पोल्यूशन को कम किया, एमिशन को कम किया, और उसके हिसाब से उसको पैसा आसानी से मिल जाए। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्स है। तो इन्हीं सब पर जो है डिस्कशंस जो है चल रहे हैं ब्राज़ील के बेलेम शहर में, जहाँ ये यूएन के तहत में क्लाइमेट का कन्वेंशन चल रहा है COP30, ठीक है, जिसमें 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। COP30 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 30 का मतलब 30 कंट्रीज। तो इसमें देखिए अब जो जो कंट्रीज हैं इसमें सबका नाम भी दिया हुआ है, और जो है किस तरह से GCF जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड, शॉर्ट में GCF उसको कहते हैं। तो ये उसके जुड़ा हुआ आर्टिकल है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। क्लाइमेट पर अभी फिर से एक बड़ी चर्चा चल रही है, उस पर जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, एस्से आएगा, आपको लिखने में ये काम आएगा या इंटरव्यू वगैरह में। तो इसको आर्टिकल अच्छा है, इसको मैंने आपको डिटेल में जो है क्लाइमेट से जुड़ा हुआ, और इसको कहते हैं मिटिगेशन टेक्नोलॉजी। मिटिगेशन यानी कम करना, टू रिड्यूस। तो जो भी मिटिगेशन मेजर्स हैं, क्लाइमेट मिटिगेशन मेजर्स, मैंने आपको डिटेल में देखिए समझा दिया। टेक्नोलॉजी का यूज़, बेटर फ्यूल्स, बाय लॉ, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और जो है एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधे लगाना। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया, सारा मैकेनिज्म कैसे कैसे किया जा सकता है। नाउ इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, साइंस। तो यहाँ लिखा जा रहा है, आर्टिकल है सरप्राइज, रीडिंग अ क्वांटम क्लॉक कैन कॉस्ट मोर देन कीपिंग इट टिकिंग। तो यहाँ पर हम क्वांटम क्लॉक की बात कर रहे हैं, समझेंगे कि क्या है। और क्वांटम जहाँ वर्ड आता है उससे आप क्या समझते हैं कि जहाँ हम क्वांटम का मतलब क्या होता है? क्वांटम वर्ड आता है व्हेन, जब लाइट को हम एनर्जी की तरह समझते हैं। अभी तक हम जनरली जो लोग समझते हैं या कम जानते हैं साइंस वगैरह, क्या है, लाइट को समझते हैं इट इज़ रेडिएशन, इट इज़ रे ऑफ लाइट, रेडिएशन। तो लेकिन जब हम लाइट को एज ए पार्टिकल, जब हम समझते हैं कि लाइट भी एक पार्टिकल का ये है, ट्रेन ऑफ पार्टिकल, मतलब लाइट का जो है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। जब आप एडवांस साइंस पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं कि लाइट सिर्फ वेव की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। मतलब क्या है कि जैसे कोई रेडिएशन है, उसका हमें कोई विशेष एहसास नहीं होता है, जबकि कोई पार्टिकल है, पत्थर आके हमें लगेगा तो हम उसको चोट लगे, हम फील करते हैं उसका मोमेंटम। तो लाइट में भी पत्थर के जैसा, पार्टिकल के जैसा नेचर है, उसी को कहते हैं क्वांटम। तो लाइट के पार्टिकल्स को कहा जाता है फोटॉन्स। और उसी के तहत ये जो है लाइट, हम लाइट पर जो सोलर में कैसे आखिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, सोलर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है? ऐसे होती है कि लाइट रेज जब पड़ता है उस मटेरियल पर तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी जगह से, जैसे आप समझ लीजिए कि बहुत सारा
आप एक खेल खेलते थे हम लोग, वो बॉल वाला जिसमें पत्थर का ऊपर एक के ऊपर एक सजाते थे और उसको पत्थर से हम बॉल मार के गिराते थे और फिर उसको जब तक जमा करते तब तक उसमें दूसरों को उसमें बॉल से पीटा जाता था, है ना, पिट्टो या क्या बोलते होंगे। तो वो बॉल से हम जब मारते थे पत्थरों को तो पत्थर बिखर जाते थे। उसी तरह सेम होता है सोलर में कि जो लाइट का रे आता है तो वो एक तरह से एक पार्टिकल की तरह होता है और जो उस मटेरियल का जो जमा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, पत्थर का अरेंजमेंट, उसको मारने पर इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर छितरा देता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाता है और उसी से फ्लो ऑफ चार्ज होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो जब लाइट उस पर पड़ता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर बिखेरना शुरू कर देता है और उससे उसमें करंट पैदा होती है। इस तरह से इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही था जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। तो सोलर पैनल्स में इसी का यूज़ किया जाता है। लाइट पड़ता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को वो डिस्प्लेस कर देता है और वो मूव करने लगते हैं, उससे करंट पैदा होता है। तो क्वांटम जो है, व्हेन लाइट हैज़ बिहेवियर लाइक पार्टिकल, तो उसको हम क्वांटम यूज करते हैं वर्ड। तो यहाँ यही है क्वांटम क्लॉक। तो देखिए क्या इसमें कहा जा रहा है, पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग आजकल यूज किया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, ये सब समझने का है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी आया नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग, लेकिन उस पर बेस्ड पीसीज अब आने जा रहे हैं कुछ समय में। नेक्स्ट इज एडिटोरियल। तो फर्स्ट जो ऑफिशियल हिंदू का एडिटोरियल है, टू लिटिल मच लेटर, यानी बहुत थोड़ा और बहुत देर से किया गया है। तो इसमें ये जो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। अभी आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने नया रूल्स लाया है डेटा प्राइवेसी के लिए, तो उसके लेके इनका कहना है हिंदू का कि टू लिटिल, बहुत थोड़ा किया गया और बहुत देर से किया गया, जिसका कोई खास कोई उसका इफेक्ट नहीं। और बगल में देखिए शशि थरूर जी का आर्टिकल है, दिल्लीज एयर अ विकेड प्रॉब्लम इन नीड ऑफ बोल्ड सॉल्यूशंस। तो दिल्ली के हवा एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक विकेड प्रॉब्लम है जो बहुत गंभीर समस्या है और जिसको कि बोल्ड सॉल्यूशन यानी कुछ कड़े उपायों की ज़रूरत है। अभी देखिए हम इसी को डिस्कस कर रहे थे, पोल्यूशन को ही कम करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब पराली जलाने को ही लेके हम लोग बात किया कि मना किया गया, कानून हो गया कि भाई, कहा गया है, अभी कानून नहीं है लेकिन कहा गया है कि भाई देखिए दिस इज रॉन्ग, और जो करेगा उसको क्राइम मान के उसके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। पंजाब में बहुत किसानों के खिलाफ एफआईआर भी हुआ है। तो कानून बना दिया गया है लेकिन लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे लोगों को कड़ाई से उसको फॉलो करवाया जाए, यही यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन का समस्या है उसको कुछ कड़े मेजर्स, कुछ ऐसे बोल्ड मेजर्स की ज़रूरत है। तो क्या ये कह रहे हैं इसको समझिएगा। बाकी हमने जो है काफ़ी चर्चा की पोल्यूशन से जुड़ा हुआ आज। नेक्स्ट इज द पॉक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल बाय डिज़ाइन। तो ये महिला हैं श्रद्धा चौधरी का आर्टिकल है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं BML मुंजल यूनिवर्सिटी गुड़गांव में, और इनका ये आर्टिकल का हेडिंग है कि द पॉक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल बाय डिज़ाइन। यानी पॉक्सो एक्ट जो है उसमें जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पहले जो है ट्रेडिशनल हमारे यहाँ कंसेप्ट रेप का क्या है, अगर हम रेप वर्ड यूज़ करते हैं तो तुरंत हमारे माइंड में आता है कि किसी पुरुष ने महिला का रेप किया होगा। क्या रेप सुन के आपको दिमाग में आता है कि क्या किसी महिला ने पुरुष का रेप किया होगा? ऐसा नहीं आता है लोगों के दिमाग में। लेकिन दिस इज ऑल्सो अ ट्रूथ कि पुरुषों का भी रेप होता है, चाहे वो महिलाओं के द्वारा हो या किसी दूसरे पुरुष के द्वारा हो। तो लेकिन जो ट्रेडिशनल हमारी सोच है कि व्हेन वी हियर और वी थिंक ऑफ रेप, वी थिंक दैट ऑफेंस इज बीन कमिटेड अगेंस्ट अ विमेन। उसी तरह यहाँ है जो पॉक्सो एक्ट है, यानी बच्चों के खिलाफ इस तरह के असॉल्ट्स की बात है,
तो इट इज़ जेंडर न्यूट्रल। इसमें ये नहीं है कि इट इज़ अगेंस्ट गर्ल्स, बट इट इज़ अगेंस्ट बॉयज़ ऑल्सो, कि बॉयज़ को भी अगर इस तरह से सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसका इन्होंने कहा है कि द पॉक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल बाय डिज़ाइन। वो अपने आप ही जैसे बना है, उसमें जेंडर से यानी कि वो दोनों के लिए है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि इट इज़ फॉर गर्ल्स ओनली। और जैसे देखिए यहाँ पर है, थोड़ा हम बता दें, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली इशूड नोटिस ऑन अ पिटिशन अराइजिंग फ्रॉम अ केस इन विच a woman stands accused of penetrative sexual assault against a minor boy। देखिए बड़ा अजीब सा एक केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू किया पिटिशन इस पे, कि एक केस हुआ जिसमें एक महिला पर जो है इल्ज़ाम लगा कि उसने एक माइनर बच्चे के जो है को पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि पेनिट्रेट किया सेक्स में जो है सेक्सुअल एक्ट में एक माइनर बच्चे को। तो अब ये जो है एक महिला पर जो है इसका पॉक्सो एक्ट चल रहा है, एक बच्चे को, माइनर लड़के को जो है सेक्सुअल अब्यूज़ करने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, द पिटिशनर हैज़ क्लेम्ड दैट दिस प्रोविजन इज जेंडर स्पेसिफिक, दैट इज इट अप्लाइज ओनली टू मेल परपेट्रेटर्स एंड हेंस कैनॉट अप्लाई टू हर। अब देखिए इसमें जो उसका केस लड़ रहा है महिला का, उसने कहा है कि भाई ये कानून उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ जो कोई मेल अगर किसी के साथ करता है तो मेल के लिए लागू होता है, चाहे वो दूसरे मेल के साथ करे या फीमेल के साथ करे, ठीक है ना, ये सिर्फ मेल के लिए लागू होता है, इसलिए महिला पर लागू नहीं हो सकता है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ कहा कि नहीं, ये महिला पुरुष कोई भी करेगा, सेक्सुअल अब्यूज़ कोई भी अगर करेगा किसी का, उसके लिए कानून है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो यहीं पर ये जो है इन्होंने लिखा है आगे कि इट्स फाइनल आउटकम नॉट विथ स्टैंडिंग द पिटिशन रेजेज अ क्वेश्चन दैट इज फाउंडेशनल टू स्कोप ऑफ इंडियाज, कैन वीमेन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस प्रोविजन। क्या किसी महिला को भी इसके अंदर सजा मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो है बात है कि भाई ये बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाने का कानून है, और वो बच्चे चाहे लड़के हों या लड़कियां, और जो करने वाले अब्यूज़ हों वो चाहे भाई महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो उसी एक्ट के बारे में इन्होंने यहाँ चर्चा किया होगा, तो इसको समझने का है, पढ़िएगा। नेक्स्ट पेज 9, ओपिनियन, द लीगल हुडविंकिंग ऑफ आदिवासीज। कानूनी तरीके से आदिवासियों को जो धोखा दिया जा रहा है, हुडविंकिंग का मतलब होता है जो हम आँख से इशारा करते हैं एक तरह से, यानी कि ठगने की बात है, कि जो कानूनी तरीके से जो आदिवासियों को ठगा जा रहा है। तो यहाँ जो है ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को लेके कुछ है, और देखिएगा अगर पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया था जो है जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2006 में लाया गया था, जिसमें कि आदिवासी जो लोग जंगल में रहते हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए थे जंगल पर, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, जंगलों की देखभाल भी करते हैं, उनका जीवन उसी से जुड़ा होता है, तो उनको अधिकार दिया गया था जंगलों पर। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ डिस्कशन है ये कि क्या उनको अधिकार खाली ठगने के लिए दिया गया कि सही में अधिकार उनको मिला है, तो उसको लेके चर्चा है। और यूपीएससी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और आप लोग भी इसको थोड़ा समझना चाहिए, जानना चाहिए। और फिर नीचे जो है एनडीए की जीत हुई है, उसको लेके वो एनालिसिस कर रहे हैं आर्टिकल में, तो पढ़ लीजिएगा, है ना। मेंस में हिंदू में आया हुआ आर्टिकल है, तो मेंस में आ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर उसके बगल में है न्यूज़, 50 ईयर्स अगो, 50, इसमें साइड में आता है फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें जैसे एक्चुअली पहले द स्टेट्समैन पेपर का ये था ट्रेंड कि पहले वो 100 साल पहले क्या हुआ वो एक कॉलम में छापते थे। ठीक आज से 100 साल पहले क्या था हेडलाइंस में,
तो हिंदू ने ये सीरीज चालू किया फ्रॉम द आर्काइव, जिसमें ये 50 साल पहले आज के दिन क्या था न्यूज़ में, उससे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम छापते हैं। तो यहाँ देखिए एक है कि स्टेट्स वांट कॉम्प्रिहेंसिव बिल टू कम्बैट पोल्यूशन। अभी ये देखिए हम चर्चा ही कर रहे थे, आपको समझा रहे थे, और ये 50 साल पहले यानी कि 17 नवंबर 1975 आज ही के दिन 1975 का न्यूज़ है कि जिसमें स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव बिल सरकार लाए, केंद्र सरकार लाए पोल्यूशन से लड़ने के लिए, पोल्यूशन से फाइट करने के लिए एक ऐसा बिल लाए जिसमें बहुत सारे पोल्यूशन के सारे मेजर्स उसमें दिए हुए हों कि किस तरह से उसको हम रोक सकते हैं। ऐसी बिल की डिमांड की गई है, ऐसी एक्ट किया। देखिए अब हम वही सब आपको समझा रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और फिर नीचे 100 ईयर्स अगो 1925 17 नवंबर को एक न्यूज़ है नीचे, ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया। तो खैर देख लीजिएगा जो ठीक लगे। नेक्स्ट इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। अभी देखिए जो हम चर्चा कर रहे थे न्यूज़ में भी था, व्हाट आर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। तो इसको पढ़ के समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नया एक्ट है प्राइवेसी से लेके, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन, जैसे देखिए आजकल क्या है, अब हमें बहुत इरिटेशन अभी हुआ, चुनाव चल रहा था, हमें ही तरह बहुत लोग को, लेकिन हम इरिटेट हो रहे थे, बहुत लोग को अच्छा भी लग रहा होगा कि सभी पार्टियों के फ़ोन आ रहे थे, हाँ सब अपना अपना कैंडिडेट प्रचार करने के लिए फ़ोन कर रहे थे। भाई मेरा फ़ोन नंबर कैसे चला गया उनके पास, कैसे? अब जब न तब मुझे फ़ोन आ रहा है, इरिटेट हो रहा हूँ, काम छोड़ के डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ कि किसका फ़ोन है। तो पता चला कि भाई कभी नीतीश कुमार जी की पार्टी का आ रहा है, कभी बीजेपी की पार्टी का आ रहा है, कभी उस कैंडिडेट का आ रहा है, कभी उसका आ रहा है। मेरा फ़ोन नंबर कैसे चला गया उनके पास? तो या बहुत सारे टेलीकॉलर्स जो है कभी लोन के लिए, क्रेडिट कंपनी वाले लोन देने के लिए जो है फ़ोन करते रहेंगे लगातार। मैंने सैकड़ों, मैंने आपको बताया नंबर ब्लॉक किया, फिर भी फ़ोन आते। मेरा नंबर कैसे चला जाता है उनके पास? क्योंकि ये डेटा जो है वो उसको बेच दिया जा रहा है, गलत तरीके से दे दिया जा रहा है। तो इसी को डेटा प्रोटेक्शन कहते हैं। अगर इसको रोका जाए कि ताकि मेरा फ़ोन नंबर बिना मेरे परमिशन के किसी को न दिया जाए, दैट इज़ पर्सनल डेटा। या बहुत सारा चीज़ है, जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आजकल हो रहा है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये कंपनियां जो हैं आपका सारा डेटा, आप जो भी कुछ इंटरनेट पर कर रहे हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उस हिसाब से आपको एड्स दिखाने लगते हैं ताकि आपको अट्रैक्ट किया जाए कुछ खरीदने के लिए, कोई स्कीम अपना वो करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, जो भी है। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इतना ज़्यादा, और माइक्रोसॉफ्ट तो खास करके इसमें और ज़्यादा हो गया है। तो अब विंडोज़ यूज़ करना ही बेकार हो गया, क्योंकि वो हर जगह इतना डेटा कलेक्ट करते हैं। आजकल हर जगह जाइए आप, आपका अपने आप मांगेगा, ये कुकीज़ है, लॉगिन है, ये करिए, अकाउंट सेट। वो आपको मॉनिटर करते रहते हैं, आप किन चीज़ों को देख रहे हैं, किन चीज़ आप, अगर मार्केटिंग वेबसाइट्स जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट सब है और भी है, तो उन सब पे आप क्या चीज़ों को देख रहे हैं, किन चीज़ों के बारे में आप देख रहे हैं, आप किन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, उन सब को वो अपने मार्केटिंग, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए इस पर बहुत बड़ा, कितने बिलियन डॉलर का केस चल रहा है। और अभी देखिए सुंदर पिचाई का पेशी हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का, तो सुंदर पिचाई से साफ साफ उन्होंने पूछा जज ने, और उसका वीडियो मैं देख रहा था, न्यूज़ में आ रहा था, और सुंदर पिचाई जवाब नहीं दे पा रहा था, फंस रहा था कि आप ये बताइए कि क्या मैंने ये मोबाइल लिया हुआ है। जज ने बोला ये मेरे पास मोबाइल है और मैं यहाँ अभी बैठा हुआ हूँ, किसी के बगल में बैठा हुआ हूँ, क्या आपकी कंपनी इसका डेटा कलेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि वो आपका लोकेशन वगैरह सब ट्रैक कर रहे हैं। तो वो जज ने बोला कि मैं यहाँ इस आदमी के पास में बैठा हुआ हूँ, ये मेरे बिना परमिशन के, क्या आपका कंपनी जो है इसका डेटा को कलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हर चीज़ कलेक्ट किया जा रहा है। आप अभी कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस मार्केट में, किन एरियाज़ में आप जा रहे हैं, किन चीज़ों का, जो भी चीज़ आप मोबाइल पर कर रहे हैं इंटरनेट से, वो सारा आपका ट्रैक हो रहा है। और ये एआई वगैरह सब उसी में यूज हो रहा है, उसी के प्रोटेक्शन को, ताकि कंपनियां गलत ढंग से हमारा मिसयूज नहीं करें, ठीक है। तो उसी को लेके ये है डेटा प्रोटेक्शन रूल्स,
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। तो इनको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोग फंस रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, चीट किए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ, हाउ इज द ग्लोबल प्रिसीजन मेडिसिन मार्केट शेपिंग अप। तो ये जो है प्रिसीजन मेडिसिन की बात हो रही, जो बिल्कुल स्पेसिफिक मेडिसिन होता है, किसी खास चीज़ के लिए खास तरह से जो काम करते हैं, है ना, उनको कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन। जैसे एक मेडिसिन होता है क्या, कि जैसे आप लोग बुखार लगा, पैरासीटामोल, बुखार आ गया किसी भी कारण से आ गया, हम लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं। बॉडी पेन हो गया तो निमेसुलाइड टैबलेट्स होते हैं या पैरासीटामोल के साथ मिले हुए आते हैं निमेसुलाइड के, वो खा लिया। अब बॉडी में क्यों फीवर हो रहा है, क्यों पेन हो रहा है, हाँ, पैरासीटामोल इज अ कंपाउंड। तो कालपोल वो कंपनी का प्रोडक्ट है, टैबलेट है जिसमें पैरासीटामोल होता है। हाँ, जैसे कालपोल, नहीं, कालपोल वो कंपनी का दवा का नाम है। जैसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से, कोई क्रोसिन के नाम से बेच रहा है, कोई निसिप के नाम से, सिप्ला है वो निसिप के नाम से बेचता है, कालपोल किसी कंपनी का है, कोई सूमो के नाम से बेच रहा है, कोई डोलो के नाम से बेच रहा है, समझ गए ना, बहुत सारा है। वो सब में पैरासीटामोल ही होता है। वो कंपनियां अपना अपना दवा अपने नाम के हिसाब से उसको नाम दे रही है। तो कालपोल किसी का है, किसी का क्रोसिन है, किसी का निसिप है, किसी का सूमो है, किसी का डोलो है, नाइस भी आता है, वही मैंने बोला। तो जो कंपाउंड है उसके अंदर दैट इज पैरासीटामोल, ठीक है। तो ये क्या है कि जनरल, अब आपको पता नहीं किस कारण मेरा फीवर आ गया मुझे। फीवर जो है बॉडी का एक सिग्नल होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब वो पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, सिर में दिक्कत है, पेट में दिक्कत है, कहाँ क्या दिक्कत है वो हमको नहीं, हम क्या करते हैं, बुखार आया हमने पैरासीटामोल खा लिया। तो ये एक जनरल मेडिसिन है। पैरासीटामोल क्या करता है कि जो उसका तरीका है काम करने का, वो हमारे टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, बॉडी टेम्परेचर को। होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें काम करती हैं, डिफरेंट एंजाइम्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल्स, जो भी कुछ एक्टिव है, उसका वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करने के लिए सेट उसको कर दिया गया है। कि बिल्कुल एक बहुत हल्का सा टेम्परेचर का रेंज है, 36 से 37 डिग्री के बीच का। वो जब टेम्परेचर जो हमारा एक बॉडी टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं रहता है, तो वो सब ठीक से काम करती है। जरा भी उससे टेम्परेचर वेरी हुआ तो वो फिर वो काम करना उनका गड़बड़ाने लगता है या फिर रुकने लगता है। तो हमारे बॉडी में किसी कारण से अगर कोई जो है कोई दिक्कत आ रही है कहीं भी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या है, हमें प्रॉब्लम फील होने लगती है, क्योंकि फिर हमारा क्या है, हमारा डाइजेशन ठीक से काम नहीं करता है, हमारा ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करता है, तो हमें लगता है सिर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ दिक्कत लग रहा है, कमजोरी लग रही है, जो भी है। तो पैरासीटामोल क्या करता है, टेम्परेचर को फिर से नॉर्मल पर ले आता है, कम कर देता है, तो हमारे ऑर्गन सब फिर से काम करने लगते हैं। तो हमने उसको तरीका बना लिया कि कोई भी छोटी मोटी दिक्कत है तो हमने पैरासीटामोल खा लिया, टेम्परेचर का डाउन हो गया, तो फिर बॉडी ऑर्गन अपने आप को ठीक कर लिया, क्योंकि सेल्फ रिपेयर का मैकेनिज्म है, हमारा बॉडी अपने आप को रिपेयर करते रहता है अपने आप ही। तो अगर टेम्परेचर सेट हो गया तो फिर वो अपने आप को तुरंत ठीक कर लेता है और अपना कल से सुबह से हम उठ के फ्रेश हो जाते हैं। तो दैट इज ए जनरल मेडिसिन, वो किसी खास चीज़ के लिए नहीं है, वो बस उसका काम है कि कोई भी दिक्कत हो वो टेम्परेचर को कम कर दिया, फिर से नॉर्मल पर ले आया, तो फिर बॉडी अपने आप को बाकी काम कर लेती है। तो पैरासीटामोल और इस तरह की दवाएं जो हैं एक जनरल मेडिसिन हैं, जो कि एक बहुत सारी चीज़ों में कुछ होता है प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है ना, कि जो बिल्कुल खास कोई चीज़ दिक्कत होगा उसी में वो चीज़ यूज होगा। जैसे एंटीबायोटिक्स,
वो जो है आपको वो, अब एंटीबायोटिक्स भी जो होते हैं कुछ जनरल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। तो जैसे हम जनरली जो अपने आसपास डॉक्टर के पास कुछ जाते हैं, जैसे कभी हमको सर्दी जुकाम हो गया, फीवर आ जा रहा है या कहीं कुछ हो गया, तो वो हमको जनरल एंटीबायोटिक्स हमें डॉक्टर दे देते हैं कि ठीक है ये है जो कई चीज़ों में काम आता है। तो ये आपके अंदर कोई भी तरह का अगर जैसे बाहर से बैक्टीरिया आ गया होगा, फंगस वगैरह हो गया होगा या और तरह का चीज़ हो गया होगा, उसको वो रोक देता है, ख़त्म कर देता है और आपका बॉडी ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ होता है जो बिल्कुल प्रिसीजन, जो उसी खास करके, तो वहाँ पर क्या है कि जब आपका टेस्ट होता है और टेस्ट निकला अच्छा डेंगू, तो फिर डेंगू के लिए आपको कुछ दवा दिया जाता है, या आपको निकल गया टाइफाइड, तो टाइफाइड के लिए स्पेसिफिक दवा दिया जाता है। तो वो हो जाता है, या इस तरह का और बीमारी जैसे आगे चल के जैसे है कैंसर है, टीबी है, या और बहुत सारी जो वहाँ क्या है पर्टिकुलर आपका बिल्कुल जांच करके और फिर दवा लिखा जाता है जो उसी चीज़ के लिए होता है, उसको कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन। समझ गए? तो ये जो है प्रिसीजन मेडिसिन के बारे में है, आप पढ़िएगा इस आर्टिकल को, समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। चलिए इसको छोड़ दीजिए, मनी वाइज पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक तो मेन आर्टिकल जो है हाउ टैक्स ब्रेक इज रीशेपिंग हेल्थ इंश्योरेंस चॉइसेस। अभी जो है कुछ जीएसटी में जो है कुछ अभी बदलाव किया गया था कुछ दिन पहले, और जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जीएसटी को काफ़ी कम किया गया है। एक्चुअली ये तरीका है, सरकार चाह रही कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना शुरू करें, उसके लिए जीएसटी कम कर दिया। तो उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है कि कैसे जीएसटी यानी टैक्स ब्रेक यानी टैक्स में कुछ छूट दिया गया है, तो जिससे कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस के अपने जो चॉइसेस हैं उनको फिर से सोच रहे हैं कि क्या करें। अभी जैसे ऐड वगैरह आना शुरू हुआ था कि हाँ पॉलिसी बाजार पर आप देखिए इतना कम हो गया है, हेल्थ इंश्योरेंस पर हटा दिया है पूरी तरह से जीएसटी, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए कम हो जाएगा। माने कि जो पहले था उसका चार्ज उसका और कम हो गया है। तो अभी जैसे हमारे बताए थे कि रिलेटिव हेल्थ इंश्योरेंस कराए हुए थे संयोग से, तो वो कैंसर उनको हो गया था, मैंने बताया था आपको कि इंटेस्टाइन में हो, तो उनका बहुत सारा पैसा जो है मिल गया कंपनी से, जो है ना खर्च बहुत हुआ पैसा, तो वो सब मिल गया। तो इंश्योरेंस का ये फ़ायदा भी अगर जो आजकल तो करा ही लेना चाहिए, क्योंकि आजकल कब कौन कैसा बीमार पड़ जाए, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ठीक रहता है। हालांकि सरकार जैसे नहीं, LIC इज ए लाइफ इंश्योरेंस है ना, तो वो लाइफ के लिए यानी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स डेथ वगैरह से जुड़ा होता है। दैट इज़ नॉट फॉर हेल्थ, दैट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ एंड डेथ। तो मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसमें आप डेथ हो जाए, वो बेसिकली डेथ के लिए होता है, ठीक है। LIC जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू डेथ, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस है। किसी कारण से डेथ हो जाती है तो उस केस में वो कॉम्पेंसेशन देते हैं। तो इंश्योरेंस अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। जैसे आप जो गाड़ी में इंश्योरेंस कराते हैं, तो वहाँ मेडिकल भी होता है कि अगर अपना भी कराया है दूसरे का भी कराया, तो उसको चोट वगैरह लगा तो उसका भी इलाज का खर्च देती है। तो वो होता है कि आपने क्या क्या इंश्योरेंस में वो कवर किया है, किन चीज़ों को। हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये हेल्थ के लिए है कि आप बीमार हो गए तो उसके बीमारी का इलाज का खर्च वगैरह कंपनी देती है। तो आजकल जो है क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ठीक है हेल्थ इंश्योरेंस शहर में लोग करा ले रहे हैं धीरे धीरे, अब उसका ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि भाई खर्च बहुत हो जाता है अचानक से। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से तो इसमें आयुष्मान वगैरह ला के काफ़ी राहत दिया है आम आदमी को कि भाई उसका सरकारी रेट पर जो है या कंपनसेट हो जाता है बहुत पैसा जो है। जैसे बताया कि एक रिलेटिव थे, उनको हार्ट में स्टेंट लगा, तो उनको एक भी पैसा जीरो आउट ऑफ हिज पॉकेट खर्च करना पड़ा। जो भी था उस स्टेंट लगा और खर्च हुआ, ऑपरेशन वगैरह का सब जो है सरकार ने
उसमें आयुष्मान योजना के तहत उनको लगता है कि 1.5-2 लाख रुपया के आसपास का उनको कॉम्पेंसेट किया जो है। एक पैसा भी उनको जेब से नहीं लगा। यहीं पटना में हम लोग करवाए थे उनका। तो ये जो है अब कुछ गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं और कुछ इंश्योरेंस, मैंने दोनों केस आपको बता दिया, गवर्नमेंट का भी बता दिया और मैंने इंश्योरेंस का भी बता दिया कि भाई कैंसर हो गया था, उनको दिल्ली जाके अपना करवाए ऑपरेशन वगैरह, तो उसका एक अच्छा खासा लगभग 80% जो है वो खर्च जो है वो मिल गया उनको कंपनी की तरफ से, क्योंकि इंश्योरेंस कराए हुए थे, हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज के समय में और विदेशों में तो आजकल बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आदमी रह ही नहीं सकता है। वहाँ तो इतना एक्सपेंसिव हो गया है, मेडिसिन की फर्स्ट कंडीशन है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ अभी भी ऐसा हाल नहीं है, सिर्फ एलीट जो लोग हैं उनके लिए है कि कंपलसरी है भाई, क्योंकि आप एलीट हैं, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ तो इतना पैसा लेगा कि सब पैसा आपका ले लेगा जो है। तो वहाँ तो आजकल हेल्थ इंश्योरेंस कराए रखना ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए। हाँ खैर, बगल में है देखिए मोटर कवर, ह्यूमन एंगल ऑफ ए डिफरेंट। तो यहाँ जो है ये कह रहा है, जैसे नीचे देखिए उसके लिखा है कि आफ्टर एन एक्सीडेंट डोंट ऑफर मनी और कंपेंसेशन डायरेक्टली टू द विक्टिम। कह रहा है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसको अपनी तरफ से तुरंत पैसा नहीं दे दीजिए, क्योंकि लिखा है इट मे सीम ह्यूमेन इन द मोमेंट। उस समय हो सकता है आपको अच्छा लगे मानवता के तौर पर कि आप उसको पैसा दे रहे हैं, अच्छा उसका मदद कर रहे हैं, बट लीगली इट कुड बी टेकन एज एडमिशन ऑफ फॉल्ट एंड मे कॉम्प्लिकेट योर इंश्योरेंस जॉब। लेकिन कानूनी रूप से अगर आप उसको पैसा दे रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी गलती थी, और ऐसे में आपका इंश्योरर हो सकता है आपको पैसा रिफंड करने से रिफ्यूज़ कर दे। अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ, मान लीजिए आप एक्सीडेंट कर दिए किसी को और आप उसको, जो भले सामने वाले का गलती था लेकिन आपने उसको पैसा दे दिया, तो ये आपको माना जाएगा कि आपकी गलती थी इसलिए आपने पैसा दिया, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें सोच समझ के उसको करने का है। एक छोटा चीज़ भी जो है, मैं आपको एक बताऊं कि बिल्कुल मेरे क्लोज में ऐसा हुआ कि लोग जा रहे थे गाड़ी से, कुछ टीचर्स ही थे और जा रहे थे गाड़ी से, और एक गांव के रास्ते से जा रहे थे और नॉर्मली स्पीड पर जा रहे थे, कोई तेज़ नहीं था। अचानक से एक छोटा बच्चा सड़क पर किनारे खेल रहा था, वो आके सड़क पर जंप कर गया, आ गया सड़क की ओर, दौड़ पड़ा मतलब, और इनकी गाड़ी से हल्का टकरा गया। तो अब उसमें क्या हुआ कि ये हाँ, तो घबरा गया ड्राइवर और गाड़ी को उसने कोशिश किया भगाने का, और लेकिन आगे रोक लिया गांव वालों ने आगे चल के गाड़ी से। अब उसके बाद वो जो है वो लोग तो कहे कि ठीक है भाई, ऐसा थोड़ा डैमेज किया गाड़ी को, क्योंकि गुस्सा में होता है भाई, किसी को चोट, देखिए चोट लगा और आप भाग रहे हैं तो वो सीधे सीधे कोई भी देखेगा उसको लगेगा कि आपकी गलती थी तभी आप भाग रहे हैं, और फिर वो आपको एज ए क्रिमिनल ट्रीट करने लगेगा, क्योंकि आप भाग क्यों रहे थे। अगर आप जिम्मेदार थे आप रखते वहीं, भाई मेरे जैसा आदमी रहेगा वो तो हम हल्ला करना शुरू करेंगे सब कि भाई तुम लोग को बच्चा संभाल के नहीं रखा जाता है, सड़क पर खेल रहा है, कैसे जो है सड़क पर दौड़ रहा है आके गाड़ी के। अभी कल मेरे साथ हुआ यही चीज़, हम गाड़ी से लेके आ रहे थे और यहीं पर सामने ये बेउर में ही वो दौड़ा के, मतलब बाइक पर धक्का दे के एक बच्चा दूसरे को चला रहा था, और वो उसको धक्का दे रहा था, अचानक से रुक गया उसका बाइक और मेरा कार उसके पीछे था। हम ब्रेक किए, पीछे से 2-3 बाइक वाले आ रहे थे, वो मेरी गाड़ी में टकराया के, और गुस्सा तो इतना है उस समय निकल के मारे उसको बढ़िया से, लेकिन हम थोड़ा उसको डांटे वांटे गाली गलौज करके छोड़ दिए। पीछे मेरी हम भी नहीं बोल, हम अचानक ब्रेक किए तो पीछे वाला जो आ रहा था टकरा गया हमसे आके, संजोग से ज़्यादा कोई डैमेज नहीं हुआ। तो अब बच्चा देखिए कि क्या कर रहा है, सड़क पर वो बाइक ठेल के दौड़ा रहा है और अचानक से रुक गया, हमको ब्रेक करना पड़ गया उसको बचाने के लिए, और मेरे पीछे वाले हमको ठोक दिया। तो इस तरह से तो हम तो उसको रुक के खूब बोले, फिर हम क्या करें, बच्चा है उसको क्या मारें पीटें जो है। तो ये हो जाता है कि हम तो लोगों ने भी देखा उसको, लोग समझे कि हाँ भाई बात है, हम वहाँ तो खैर हमारी गाड़ी में लगा, उसको तो हम बचा रहे, हमको ठोक दिया पीछे वाला। लेकिन वहाँ उस केस में लोग भागने की कोशिश किया, उसके कारण थोड़ा गाड़ी को भी डैमेज किया, फिर वो लोग कहा कि ये है वो है, तो ये लोग बोला कि जो है चलिए हम आपका बच्चा को चोट लगा है, चलिए हम पटना आपका एम्स में इलाज वगैरह करवा देंगे बढ़िया जगह। तो नहीं नहीं नहीं, यहीं पर लोकल से जिससे दिखाते हैं उसी से दिखाएंगे, उसी से दिखाएंगे। वो लोग ठीक से दिखाया नहीं,
तो उस समय लोग जाके उसको जहाँ वो लोग बोला, फिर फाइनली उसको ले जाके दिखा दिए, वहाँ पैसा वैसा उस समय 10-20 हज़ार का खर्चा करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो देखिए होता क्या है कि लोगों को सब तरह का अनपढ़ जाहिल वो सब था, गरीब जो है, तो उन लोग को नहीं उतना था, वो दिखा दिया अपना जहाँ, वो लोग भी वैसे ही इलाज कुछ किया नहीं ठीक से, और कुछ दिन के बाद उसके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, बच्चा एक्सपायर कर गया। ठीक है, अब ये लोग भारी झमेला में फंस गया। अब वो लोग कहे कि भाई बच्चा का यह हो गया। अब उस समय भी देखिए इसका इन लोग का भी गलती था कि जो है हड़बड़ा गया, अगर बच्चे का कंडीशन बिगड़ रहा था तो उसको आप, ये लोग कहा भी कई बार उन लोग को कि आप ले आइए, पटना ले आइए, या हम ले आते हैं आपको साथ में चल के, उसका एम्स में हम बढ़िया से इलाज करा देंगे। अभी लास्ट ईयर का बात है, और उसका गार्जियन सब चूंकि वो अनपढ़ था बिल्कुल, तो जो है उस समझने को तैयार नहीं, और फिर हड़बड़ हुआ, वो बच्चे का तबीयत बिगड़ा, और उसका कुछ जो है ठीक से वो लोग किया नहीं होगा, लोकल डिस्पेंसरी में हाजीपुर में कहीं कहीं जगह पर करा दिया था वो लोग, तो उसके कारण उसका वो हुआ और एक्सपायर कर गया। अब ये लोग फिर वो लोग कहने लगा कि ये लोग कहा कि अरे भाई हम तो अब जो तुम कहे तो वहाँ दिखला ही दिए, 10-20 हज़ार खर्च भी कर दिए, एडमिट भी करा दिए थे, जो है उसका इलाज भी, कुछ पैर वैर शायद फ्रैक्चर हो गया था, तो वो कर दिया जो करना था। तो वहाँ वो लोग, अब वो लोग बोला कि चलो एम्स में हम करवाते, नहीं हम यहीं कराएंगे यहीं कराएंगे, हैं। अब फिर उसके बाद वहाँ जैसे तैसे कर दिया, और उसका इन्फेक्शन फैल गया कि क्या हुआ कि ये लोग क्या ध्यान नहीं दिया, दवा ववा नहीं ठीक से खिलाया, क्या हुआ, बच्चा एक्सपायर हो गया। फिर इन लोग को करते, फिर बीच में पॉलिटिक्स कोई करने लगा, गांव का आदमी जो है, होता है 10 तरह का कि भाई पैसा दिला दें कर दे, इन लोग को 1 लाख रुपए इन लोग से फिर ठग लिया। खैर ठीक है, दे दे, क्या कहें जो हम उस पर। तो कहने का मतलब है कि ये लोग देखिए, फर्स्ट मोमेंट आप रॉन्ग जिस समय साबित हो गए, तब फिर आप फंस जाते हैं उसमें, आपका सब जिम्मेदारी आप पर आ जाता है। अब आगे कुछ भी होगा तो सब यही कहेगा कि इन्हीं का गलती था, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उसको आगे बढ़ के पैसा नहीं देने, जैसे होता है ट्रेंड होता है, हम लोग पैसे वाले सोचते हैं लोग कि अरे भाई उसको चोट लग गया, लो भाई पैसा इलाज करा लेना। तो पैसा देने से डायरेक्टली वो होश आपका गलत हो जाता है आपकी तरफ से, कि आपका गलती है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ सोच समझ के करने का होता है, सोच समझ के करना चाहिए कोई चीज़। खैर, नेक्स्ट है बिजनेस पेज पर, हाँ नीचे आर्टिकल है, हाउ पोर्ट्स कैन फेरी इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट एम्बिशन। ये अच्छा है, पोर्ट्स का इसमें रोल बताया गया है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का जो एम्बिशन है, कि हम इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर से जुड़े चीज़ों का एक्सपोर्ट करें, उसको उसमें पोर्ट्स कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये पोर्ट्स का फ्यूचर में जो रोल है एक्सपोर्ट वगैरह में, उसको बताया गया है। तो अच्छा है, इसको आप पढ़िएगा, इससे जुड़ा हुआ मेंस में सवाल आ सकता है। और उसके बाद वर्ल्ड में जो है, तो वर्ल्ड में आते हैं, सबसे पहले बांग्लादेश का न्यूज़ है। आज उस पर एक शेख हसीना पर कोई जजमेंट आने वाला है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का, और उसको लेके पूरा बांग्लादेश में बवाल हुआ पड़ा है, जो है काफ़ी हर जगह दंगे फसाद हो रहे थे, और आज उसका वर्डिक्ट आने वाला है उसको लेके। तो एक बड़ा इवेंट है, जो देखिए आज क्या होता है। और बगल में है, लाहौर लॉयर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट 27th अमेंडमेंट, जो पाकिस्तान में अमेंडमेंट किया गया उसके खिलाफ लाहौर के लॉयर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यूके में फिर एक और बदलाव आया है इंग्लैंड में, कि वहाँ जो रेफ्यूजीज़ के लिए जो है और कड़ाई किया जा रहा है, जो बाहर से जो लोग वहाँ जाके रह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा नियम कानून कड़े किए जा रहे हैं। और फिर एक न्यूज़ है, चाइना कोस्ट गार्ड शिप सेल थ्रू जापान एडमिनिस्टर्ड सेंकाकू आइलैंड। सेंकाकू आइलैंड्स जो है
तो जो कि जापान के कंट्रोल में है, वहाँ से गुजर, यानी ये लोग, चाइना उस पर कब्जा करना चाह रहा है बहुत सालों से। सेंकाकू और हाइकाकू नाम के दो आइलैंड्स हैं, तो वो जो है उसको चाइना कब्जा करना चाह रहा है। तो वहाँ से अपना जो है उस जहाज़ वगैरह, मतलब शिप वगैरह जो है वहाँ चला रहा है दबंगई दिखाने के लिए। वहाँ टेंशन दोनों में बन रहा है फिर से। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोटेस्टर्स फ्लड स्ट्रीट्स इन ब्राज़ील एज वीक 1 ऑफ COP30 एंड्स। तो ब्राज़ील में जो COP30 का एक हफ्ता हो गया मीटिंग वहाँ चल रहा है, तो वहाँ प्रोटेस्टर्स काफ़ी जो हैं वहाँ जमा हैं इसके खिलाफ। पढ़िएगा क्या उनका मुद्दा है। नीचे फिर एक न्यूज़ है, चेक्स प्लान न्यूक्लियर एक्सपेंशन टू डबल आउटपुट एंड फॉसिल फ्यूल रिलायंस। तो चेकोस्लोवाकिया का है कि वो लोग अपना न्यूक्लियर एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं ताकि उनका आउटपुट जो एनर्जी प्रोडक्शन उससे ज़्यादा बढ़े। एंड फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोलियम और कोल इन सब पर जो बेस्ड है उनका, या वुड वगैरह है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाह रहे हैं। और वो मॉडर्न फ्यूल्स पर जैसे न्यूक्लियर हो गया या और इस पर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। पढ़िएगा। तो ये भी चेकोस्लोवाकिया का एक स्टोरी है। बाकी हो गया स्पोर्ट्स न्यूज़ वगैरह है। चलिए आपको भेज देते हैं। जस्ट 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हिस्ट्री चालू करेंगे। हमने टेक्स्ट बुक खोल रखा है, आवर पास्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो कवर पर इसके स्टैचूज़ बने हुए हैं। एक कोई वॉल पर इस तरह से बनाया गया है, स्कल्पचर किया हुआ है। और नीचे एक फोटोग्राफ है एक टेम्पल का, द शोर टेम्पल महाबलीपुरम। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कि गुप्ता एरा में जो टेम्पल्स बनाए गए, तो ये देखिए उसी टेम्पल का महाबलीपुरम जो कि गुप्ता एरा में बना था। तो शोर टेम्पल है ये। शोर टेम्पल का मतलब समुद्र किनारे बना हुआ, इसलिए शोर टेम्पल बोलते हैं। महाबलीपुरम का फेमस ये टेम्पल है, ये देख सकते हैं। और फिर हम लोग आगे आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में। क्या है, हाँ, फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट चैप्टर जैसा हमने पढ़ा था कि कब, क्यों और कैसे, तो यहाँ भी यही है कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। हिस्ट्री में हम यही सब पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ बाकी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो हम यही कि उस समय लोग कैसे रहते थे, किन जगहों पर उनका घर किस तरह का होता था, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो जानने लायक कुछ बात है तो यहाँ आप इसको एक रीडिंग कर सकते हैं फिर से, ठीक है ना, इंग्लिश में अवेलेबल है। सिंपल है, जो बातों को हम पढ़ चुके हैं वही बातें हैं, ठीक है।
तो इसमें और मैप भी दिए गए हैं। तो देखिए एक फैक्ट है, पेज नंबर, हाँ हाँ, पेज नंबर 3 पर आ जाइए। तो पेज नंबर 3 पर है फर्स्ट पैराग्राफ, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। तो जो फर्स्ट, जो यानी हम इंडस रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बात करते हैं, तो यहाँ देखिए कहा है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ऊपर मैप में हम देख सकते हैं इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं झेलम रिवर, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और एक काबुल रिवर आके काबुल तरफ से मिल रही है इंडस में। ये इंडस रिवर का सिस्टम है। तो इसी के किनारे कहा जा रहा है कि अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। तो पहला जो सिविलाइजेशन यहाँ डेवलप हुआ, इंडस रिवर के किनारे शहर जो है डेवलप हुए लगभग आज से 2700 साल पहले, सॉरी 4700 साल। लेटर अबाउट 2500 years ago, आज से 2500 यानी कि लगभग 500 BC, cities developed on the banks of गंगा and its tributaries along the sea coast। तो हम मैप में देखते हैं जो दूसरा रिवर सिस्टम है गंगा यमुना का रिवर सिस्टम जो है, जिसमें आप देख सकते हैं गंगा है, यमुना आके मिल रही, नीचे से चंबल आ रही, फिर सोन आके मिल रही है, फिर गंडक और बहुत सारी नदियाँ। तो इस नदियों के किनारे जो है शहर, जो अगले सिविलाइजेशन डेवलप हुआ 2500 years ago। ठीक है ना। तो इसमें वही बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 5 पर आ जाइए। तो यहाँ एक फोटोग्राफ दिया गया है, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 years ago, यानी लगभग 250 BC के आसपास है। एंड वॉज फाउंड इन कंदहार, देखिए फिगर के बगल में दिया गया है, इट वॉज फाउंड इन कंदहार। तो कंदहार में ये इंस्क्रिप्शन, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर नेम्ड अशोका। अशोका का ये कंदहार इंस्क्रिप्शन है। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ एक मेंशन किया हुआ है कंदहार इंस्क्रिप्शन, जो जिसमें कि अशोका के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 different स्क्रिप्ट। नीचे देखिएगा लास्ट लाइन है कि दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 different स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, ग्रीक एंड अरामिक, विच वर यूज्ड इन दिस। तो देखिए ये जो इंस्क्रिप्शन अगर आप बड़ा करके देखेंगे, ऊपर ये अलग लैंग्वेज है और नीचे अलग स्क्रिप्ट है। ठीक है, ऊपर जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में उसमें लिखा हुआ है। जैसे ग्रीक जो आप अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा सिंबल्स पढ़ते हैं, ये सब ग्रीक लैंग्वेज का पार्ट है। तो ऊपर ग्रीक में है और नीचे सेकंड हाफ जो है वो अरामिक, यानी उस जगह का जो लोकल लैंग्वेज था कंदहार अफगानिस्तान का, अरामिक स्क्रिप्ट यूज होता था, उसमें नीचे लिखा हुआ है 2 स्क्रिप्ट में। तो ये याद रखना है कि जो कंदहार इंस्क्रिप्शन है उसमें 2 लैंग्वेजेस में, 2 स्क्रिप्ट्स में है, एक ग्रीक है और दूसरा अरामिक। तो अरामिक वहाँ का लोकल स्क्रिप्ट था अफगानिस्तान के एरिया का, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें कुछ नहीं है, फिर नेक्स्ट पेज पर चले गए। इसमें भी कुछ नहीं है।
चलिए इसमें कुछ खास नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर 10 ठीक है। ये कैसे हो गया भाई? ओके ओके, अच्छा एक मिनट वेट।